Morning students, today we will discuss worksheet number 5 क्लास 9th सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है आज का वो हिस्ट्री है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को वर्कशीट नंबर 5 के माध्यम से। आज इससे आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आज जो हम पीरियड डिस्कस करेंगे वो 1794 से लेकर 1799 को, बेसिकली इट इज़ नोन एज द लिबरल रिपब्लिकन के नाम से इसको जानते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल कन्वेंशन की जो एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी और नेशनल कन्वेंशन इनेक्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट किया गया था एंड असाइंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टू 5 मेंबर्स, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं या फिर डायरेक्टरी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब यहाँ पर जो पावर जो है वो किसी एक इंडिविजुअल को ना देकर जो बोर्ड एक एस्टेब्लिशमेंट किया गया और जिसमें 5 मेंबर्स दिए गए और उन्हीं की सहमति से जो है रूल किया गया। इसके आगे है कि आफ्टर नेशनल कन्वेंशन डायरेक्टरी स्टार्टेड रूलिंग इन फ्रांस। इसका जो पीरियड रहा वो 1795 से 1799 तक जो हमारा जो है ये पीरियड रहा है, ये नेशनल कन्वेंशन का। रूल ऑफ डायरेक्टरी वाज वेरी होच पॉच। जो डायरेक्टरी का जो रूल था वो बड़ा ही टिपिकल था, डिसिप्लिन नहीं था इसके अंदर, नो डिसिप्लिन, नो सिस्टम, नो गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड टू फॉलो रूल। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन था। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ही हौच पौच था और इसमें डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। द डिफ़िकल्टी फेस्ड बाय द गवर्निंग बोर्ड वर द प्रॉब्लम ऑफ वार और द मेंबर्स ऑफ बोर्ड वर, अगर हम देखें तो जो बोर्ड के मेंबर की जो सबसे ज़्यादा जो कमियां नज़र आई या इनकेपेबल नज़र आया उसमें है इनएक्सपीरियंस्ड जो मेंबर्स थे वो चुने गए, इनेप्ट थे यानी कि अयोग्य थे और करप्शन बहुत बड़े लेवल पर फैला हुआ था। तो द मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस, इनेप्ट एंड करप्ट। ड्यूरिंग डायरेक्टरी रूल वेरियस काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस स्प्रेड। चारों तरफ बहुत सारे जो डिस्टर्बेंस वो स्प्रेड हुए थे। इनमें अगर हम बेसिकली बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होने चाहिए, बट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुआ। ट्रेड वाज हॉल्टेड, पूरी तरह से ठप हो गया। एंड फॉरेन पॉलिसी वाज आल्सो वीक। यही रीज़न था कि फॉरेन पॉलिसी पर कोई कंट्रोल नहीं था, कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं थी, जिसके कारण से जो एडजॉइनिंग कंट्री थी वो फ्रांस के ऊपर हावी हो रही थी। तो यहाँ पर जो फ्रांस की जो सिटीजन थे वो चाहते थे कि दे नीड ए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दैट कुड एस्टेब्लिशमेंट पीस इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री एंड डिफीट द फॉरेन पावर्स। तो ये एक एस्पायरेशन थी जो फ्रांस सिटीजन्स के पास, जो चाहते थे कि भी किसी भी प्रकार से फ्रांस की जो खोई हुई जो पावर थी वो वापस मिले। तो और इसी पीरियड के ड्यूरिंग दिस पीरियड नेपोलियन फर्स्ट एस्टेब्लिश द ऑनर ऑफ फ्रांस बाय मिलिट्री विक्ट्रीज। उसने कई विक्ट्री की जिसके कारण से वो फ्रांस के बहुत ही चहेते बन गए और इस प्रकार से उसने बाई एंड बाई उसने अपना रूलिंग जो है वो फ्रांस के अंदर स्टार्टिंग कर दी और इस तरह से डायरेक्टरी का जो है जो एस्टेब्लिशमेंट था, जो ये पावर थी, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है 1799 टू 1814 आता है। ये बेसिकली नेपोलियन का पीरियड आता है। नेपोलियन ने यहाँ स्टार्टिंग कर दी थी। फर्स्ट जो है आपका काउंसिल जो बने थे वो फ्रांस में 1799 से इनकी स्टार्टिंग होगी और उसके पश्चात जो है इन्होंने फ्रांस को बहुत ही ऊंचाइयों पर लेकर गए। In 1799, Napoleon first ended the rule of directory and became the first consul of the France. And in 1804, he crowned himself. मतलब किसी और को भी ज़रूरत नहीं, वहाँ पर बेसिकली जो प्रीस्ट जो वर्क था, वो क्लासेस थी, वो क्राउन को पहनाती थी राजा को। बट यहाँ पर उसने क्या करा कि क्राउन अपने आप ही 1804 में उसने क्राउन अपने आप ही उसने और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया एम्परर। यहाँ पर एक सिस्टम था कि रिपब्लिक जो
एक रिपब्लिक फ्रांस बन चुका था, अब वो दोबारा जो है मोनार्की सिस्टम की ओर जा रहा था। तो हमारा टॉपिक भी है टुवर्ड्स मोनार्की अगेन। नेपोलियन चेंज द पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ यूरोप बाय हिज विक्ट्री कैंपेन्स। उसने बहुत सारे कैंपेन चलाए जिसके अकॉर्डिंग जो है उसने जो यूरोप की जो जोग्राफिकल कंडीशन थी, यानी कि जो इम्पेरियलिज्म की जो उसकी जो एस्पायरेशन थी नेपोलियन की, उसके अकॉर्डिंग उसने अपना एक्सपेंसन किया फ्रांस का, और यूरोप की जो जोग्राफिकल कंडीशन थी, जो जोग्राफिकल पॉलिटिकल जोग्राफिकल थी, उसको चेंजिंग कर दिया। बट उसका एक डिसीजन जो है उसको बहुत बेकार रहा। जैसे उसने रसिया की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इसको अच्छी तरह से नहीं समझा, और 1812 में उसने जो है इन्वेड कर दिया रसिया के ऊपर, और ये उसका बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था, जिसमें उसके जो सोल्जर्स थे वो रसिया की कंडीशन को नहीं समझ पाए। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड था, स्नोफॉल हो रहा था, तो फ्रांस का जो मिलिट्री थी वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, और ये दिस इज़ द प्लेस वेयर हिज डाउनफॉल स्टार्टेड ऑन 18 जून 1815। वाटरलू का एक बैटल हुआ जिसमें जो है नेपोलियन को डिफीट की गई, और ये जो 4 यूरोपियन पावर्स थी जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और रूस ने मिलकर जो है फ्रांस को बैटल ऑफ वाटरलू के में हराया। फाइनली उसको जो है सेंट हेलेना एक लैंड था, उस पर आइलैंड था, उस पर उसको भेजा गया, एंड इन 1821 ही डाइड देयर। इससे आगे बच्चों फ्रांस में नेपोलियन ने बहुत अच्छे कार्य भी किए। उसका सबसे बड़ा कार्य था कि उसने प्रिविलेजेस जो था उसको पूरी तरह से फिनिश किया गया, और ये आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम आता है उसमें भी ये आता है कि फ्रेंच सिविल कोड क्या था। द फ्रेंच सिविल कोड वाज इम्प्लीमेंटेड इन फ्रांस इन 1804 बाय नेपोलियन फर्स्ट, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है, और नेपोलियन कोड के नाम से भी इसको जानता है। अच्छा, क्या था इसमें प्यारे बच्चों, इसमें जो एंशिएंट थे और न्यू रूल्स जो थे उनको मर्ज किया गया। बस बेसिकली यही हमारा नेपोलियन कोड था। इसकी कुछ मेन फीचर्स हैं। द प्रिविलेजेस गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ वर डिसकंटिन्यू कर दिए, और फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबको दिया गया, और जो भी इसके अंदर था कि जो बहुत एफिशिएंट लोग थे उन्हीं को जो है काम पर रखा गया। यानी कि इसमें जो गवर्नमेंट जॉब थे वो उन्हीं को दिए गए जो मोस्ट क्वालिफाइड थे। प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी कैरिड किया गया, और लास्ट में है कि द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वाज रिकॉग्नाइज्ड, सो दैट द स्मॉल पीजेंट, जो बहुत छोटे छोटे जो पीजेंट थे वो नेपोलियन के सपोर्ट में आ गए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है, और यहाँ पर देयर आर 4 क्वेश्चंस। नंबर 1 है व्हाट वर द डिफ़िकल्टीज इन द गवर्नेंस ऑफ डायरेक्टरी। तो हमने ऊपर बताया था कि द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द गवर्निंग बोर्ड वर द प्रॉब्लम ऑफ वार, द मेंबर्स ऑफ डायरेक्टरी वर इनएक्सपीरियंस, इनएप्ट एंड करप्ट। ये आंसर है इसका। इनएक्सपीरियंस, इनएप्ट एंड करप्ट। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डिड नेपोलियन फर्स्ट succeeded in establishing his control over governance। आप जानते हैं कि नेपोलियन वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल था। ही ब्रॉट गुड एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रांस। he brought civil code that is known as French civil code in 1804. What is the importance of Napoleon code? नेपोलियन कोड की क्या इम्पोर्टेंस थी, ये भी हमने डिस्कस करा था कि नेपोलियन कोड किस प्रकार से था। द मेन फीचर्स ऑफ नेपोलियन कोड आपने लिखनी है, ये सारी की सारी इसका ये आंसर है आपका। डिसकंटिन्यू द बर्थ बेसिस प्रिविलेजेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज प्रोवाइडेड अंडर इट,
और गवर्नमेंट जॉब्स वर गिवन टू द मोस्ट क्वालिफाइड। ओपन केसेस, हाँ ये एक और चीज़ है कि ओपन केसेस हियरिंग स्टार्ट कर दी बिफोर ज्यूरी और प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी कैरिड। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका इम्पोर्टेंस रही नेपोलियन कोड की। फोर्थ क्वेश्चन है विच वाज द प्रोविज़न गिवन इन द नेपोलियन कोड डू यू कंसिडर इट इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड वाई, कि नेपोलियन के कोड में आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगी और क्यों लगी। तो अगर हम सबसे अच्छी बात माने तो नेपोलियन कोड की जो थी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, ये सबसे इम्पोर्टेंस रही। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, कि सामने लॉ के सामने सभी लोग जो है समान माने जाएं। आपके लिए ये कुछ भी हो सकता है, आप इसमें से किसी के बारे में भी लिख सकते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। So dear students, now complete your worksheet number 5. Thank you so much.